हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 होगा रेफ्रिजरेंट, जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो रेफ्रिजरेंट हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग एयर कंडीशनिंग में, तो उनको आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने कुछ पार्ट लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी से आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो R13 को हम बोलते हैं मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CClF3। R13 मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन CClF3। इसके बारे में हम जाने तो वातावरणीय दाब पर उबालक तापमान का मान कितना होता है इसका -81, ये 81 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -81 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्रांतिक तापमान की बात करें R13 की, तो वह होता है +28 से 8 डिग्री। क्लियर। और यहाँ से देखिए ये -28 से 8 डिग्री, और यहाँ से आप देखिएगा कि कैस्केड रेफ्रिजरेशन निकाय में प्रयोग किया जाता है और यह रेफ्रिजरेंट घुमाऊ संपीड़क के लिए उपयुक्त होता है। अब बात करें R14 की। R14 का जो नाम है उसको आप याद रखिएगा, यह नाम होता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। कार्बन टेट्राफ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CF4। इसके बारे में बात करें तो वातावरणीय दाब पर उबालकर तापमान, जो उबालक तापमान है, उबालक, ठीक है, उबालक तापमान है जिस पर ये उबलता है, वह है -128 डिग्री, 128 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलता है। क्रांतिक तापमान का मान जो है वो 45 से 5 डिग्री होता है। यह अल्ट्रा निम्न तापमान रेफ्रिजरेंट की तरह कैस्केड निकाय में प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं R15। R15 का नाम होता है डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है CHCl2F। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें जो R15 है डाइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, इसके बारे में हम बात करें तो वातावरणीय दाब पर इसका उबालक तापमान होता है +9 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह उच्च तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः यह अभी जो हमारे ये कहते हैं अभिकेंद्रीय संपीड़क में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। R22 का नाम होता है मोनोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CHClF2। यह मानव निर्मित रेफ्रिजरेंट होता है और यह निम्न वाष्पन तापमान जैसे -29 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उपयुक्त होता है। यह एयर कंडीशनर एवं घरेलू रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है और यह पश्चाग्र और अभिकेंद्रीय संपीड़क में प्रयोग किया जाता है। इसे वातावरणीय दाब के नीचे नहीं प्रयोग किया जा सकता। और जो हम ये कहते हैं कि इसका सिलेंडर है उसका रंग कैसा होता है, याद रखिएगा जो R22 है इसके सिलेंडर का रंग हरा होता है। बात करते हैं R30 का नाम है मिथाइलिन क्लोराइड। तो R30, ठीक है, R30 मिथाइल क्लोराइड CH2Cl2। R30 मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2। यह साफ जल के समान सफेद द्रव होता है और जिसमें मधुर एवं नॉन इरिटेटिंग सुगंध आती है। इसकी सुगंध जो क्लोरोफार्म है उसके समान होती है, उसी के जैसी होती है, और वातावरणीय दाब पर इसका तापमान जो होता है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह अज्वलनशील, विषैला रहित और गैर विस्फोटक होता है। गैर विस्फोटक मतलब इसमें विस्फोट नहीं होता, यह विषैली भी नहीं होती और यह अज्वलनशील होती है। यह एक बंद पात्र में रखा जाता है, न कि संपीड़न गैस सिलेंडर में, क्योंकि इसका उपालक बिंदु जो है वो काफ़ी उच्च होता है और यह अभिकेंद्रीय संपीड़क के लिए उपयुक्त होता है। अनुप्रयोग थिएटर में, एयर कंडीशनर में
ऑडिटोरियम एवं ऑफिस बिल्डिंग में एयर कंडीशनर में यह यूज होता है। और अब R11 के स्थान पर R30 का प्रयोग किया जाता है। जो R11 है उसका प्रयोग जहां पर किया जाता था, अब ज्यादातर R30 का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 इसका रासायनिक सूत्र होगा। अब बात करते हैं R40 जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3Cl R40, याद रखिए मिथाइल क्लोराइड। तो यह एक रंगहीन द्रव होता है और इसकी सुगंध मधुर, बेहोशी वाली और नॉन इरिटेटिंग होती है। वातावरणीय दाब पर इसका उबालक तापमान 23.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सामान्य संघनित दाब 56.8 बार होता है। ठीक है, दाब को हम बार में नापते हैं। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पन की गुप्त उष्मा 423.5 किलो जूल पर केजी है, ये किलो जूल पर केजी होती है और वायु के मिश्रण के साथ यह ज्वलनशील एवं विस्फोटक हो जाता है। यह शुद्ध अवस्था में गैर संक्षारण होता है और परंतु वायु के शरण में यानी कि वायु के संपर्क में आते ही यह संक्षारित हो जाता है। यह पश्चाग्र एवं घौं संपीडक के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह शुद्ध अवस्था में गैर संक्षारण होता है और जैसे ही ये वायु के कांटेक्ट में आता है तो वैसे ही क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। लीक परीक्षण के लिए साबुन विलयन एवं इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जो R14 मिथाइल क्लोराइड होता है। अब बात करते हैं R100 का नाम है इथाइल क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। तो यह एक रंगहीन द्रव होता है और यह R40 के समान होता है जब निम्न प्रचालक दाब हो। वातावरणीय दाब पर इसका उबालक बिंदु होता है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड और यह विषैला और ज्वलनशील होता है। याद रखिएगा R30 जो R100 है इथाइल क्लोराइड, यह विषैला भी होता है और ज्वलनशील भी होता है। निम्न दाब के कारण यह रेफ्रिजरेंट उपकरण में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं R113 जिसे बोल रहे हैं हम R113, जिसका नाम है ट्राइक्लोरोट्राइफ्लोरोइथेन। ठीक है, R113 जिसका रासायनिक सूत्र होता है CCl2FCClF3। वातावरणीय दाब पर इसका उबालक बिंदु बताया गया है 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड और यह कमर्शियल एवं औद्योगिक श्रेणी का रेफ्रिजरेंट है। इसका उपयोग अभिकेंद्रित संपीडक निकाय में प्रयोग किया जाता है और इसे जो हम कहते हैं सील्ड टीन में, बंद टीन के पात्र में रखा जाता है। अब बात करते हैं R114 जिसका नाम है डाइक्लोरोट्राइफ्लोरोइथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2Cl2F4। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं तो वातावरणीय दाब पर जो इसका उबालक बिंदु है वह है 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब 0.54 बार और +30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका दाब हो जाता है 1.5 बार। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान अगर हम देखें तो 143 किलोजूल पर केजी है और यह अविषैला होता है, अविस्फोटक होता है और गैर संक्षारण भी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जल की उपस्थिति में भी यह अविषैला, अविस्फोटक और संक्षारण हो जाता है। यह घरेलू रेफ्रिजरेशन निकाय एवं पेयजल कूलर में प्रयोग किया जाता है। यह वैन टाइप संपीडक में प्रयोग किया जाता है। देखिए घरेलू रेफ्रिजरेशन जो होते हैं यानी कि जो फ्रीज होते हैं, जो घरों में रखे होते हैं, यह उनमें प्रयोग किया जाता है और जो कूलर वाटर फिल्टर होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एज़ोट्रोप रेफ्रिजरेंट, इसमें सबसे पहले आता है R500। तो इसमें क्या है कि 73.8 R12 होता है और 26.2% जो है R152 का मिश्रण पाया जाता है। यह अज्वलनशील, अविषैला तथा संक्षारण रोधी होता है और यह औद्योगिक एवं कमर्शियल दोनों में प्रयोग किया जाता है। याद रखिए R500। और यह केवल पश्चाग्र संपीड़न में प्रयोग किया जा सकता है। वाष्पन दाब इसका -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.37 बार होता है और संघनन दाब कितना हो जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 7.78 बार बन जाता है।
वातावरणीय दाब पर इसका उबालक बिंदु बताया गया है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, और -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसकी बताई जाती है 192 किलो जूल पर केजी, और यह आंशिक रूप से तेल में घुलनशील होता है। वातावरणीय घटकों से सुरक्षित करने के लिए इसमें ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का कलर कैसा होता है? पीला होता है। याद रखिएगा R500 जिसका सिलेंडर का रंग पीला होता है। R503 यानी कि 503, तो इसमें क्या होता है 40.1% R23 होता है, और जो 59.9% है उसमें R13 मिश्रण होता है, मिला हुआ होता है। यह अज्वलनशील, संक्षारणरोधी एवं प्रायोगिक रूप से अविषैला द्रव होता है। वातावरणीय दाब पर उबालक बिंदु इसका बताया गया है -88 डिग्री सेंटीग्रेड, और -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वाष्पन दाब होता है 17.15 बार। क्लियर है? क्रांतिक ताप एवं दाब पर अगर हम देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका 41.15 बार हो जाता है, और यह कैस्केड रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है जिसका तापमान -73 डिग्री सेंटीग्रेड से 87 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो जाता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान 173 किलो जूल पर केजी होता है, और जो वातावरणीय दाब जो होता है वही उसमें बताया गया है, तो उसी पर ऊष्मा का मान कितना हो जाता है 173 किलो जूल पर केजी। लीक परीक्षण साबुन विलयन या हाइलाइट टॉर्च या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर द्वारा किया जाता है। रेफ्रिजरेशन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? एक्वामेराइन होता है, इसको याद रखिएगा 1500 यानी कि R500 का जो रंग होता है वह होता है पीला, और R503 का होता है जो बताया गया है एक्वामेराइन। R504 यह जो होता है 48.2% जो है R32 का मिश्रण है, और 51 से लेकर के 8% ये R115 का मिश्रण होता है। यह अज्वलनशील, संक्षारणरोधी तथा अविषैला होता है। वातावरणीय दाब पर उबालक बिंदु बताया गया है 57 डिग्री सेंटीग्रेड या 57 डिग्री सेंटीग्रेड। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पन दाब 5.88 बार तथा क्रांतिक दाब होता है 48 बार। यह औद्योगिक प्रक्रम के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट यानी कि इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट है R118, R118 अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट में माना जाता है, तो इसमें इस रेफ्रिजरेंट को बर्फ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह वाष्प संपीड़न निकाय में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका भी एक कारण है, इसका फ्रीजिंग तापमान जो है वो बहुत ही ऊंचा होता है, इसलिए इसका प्रयोग वाष्प संपीड़न निकाय में नहीं किया जाता। यह वाष्प अवशोषण निकाय तथा भाप जेट संपीड़क में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं R764, तो यह रेफ्रिजरेंट सल्फर को वायु में दहन के पश्चात प्राप्त होता है, और यह घरेलू एवं छोटे कमर्शियल यूनिट के लिए उपयुक्त होता है। वातावरणीय दाब पर उबालक बिंदु 10 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, और संघनित दाब सामान्य कार्यकारी स्थिति में 4.1 बार से 6.2 बार के बीच कार्य करता है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 396 किलो जूल पर केजी होती है, और यह उच्च तापमान पर भी स्थायी होता है, और यह अज्वलनशील तथा अविस्फोटक माना जाता है। अब बात करते हैं आगे, तो यह अनप्लेजेंट और इरिटेटिंग महक उत्पन्न करता है, और यह भोज्य पदार्थ के लिए भंडारण में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह खराब न हो। यह फूल पौधे के लिए बहुत हानिकारक होता है, और इसका लोक परीक्षण साबुन विलयन तथा अमोनिया स्वैब, जिसको बोलते हैं अमोनिया स्वैब, इसके द्वारा किया जाता है। रेफ्रिजरेंट के उष्मागतिकी के गुण क्या क्या हैं उनको भी जान लीजिएगा। देखिए, प्रमुख उष्मागतिकी गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? उबालक तापमान, जमाव तापमान, वाष्पन एवं संघनन दाब, और क्रांतिक ताप एवं दाब, निष्पादन गुणांक एवं आवश्यक शक्ति, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट आयतन। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं उबालक तापमान होता क्या है। अभी हमने कई बार उबालक तापमान की बात की, लेकिन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उबालक तापमान होता क्या है। देखिए, वातावरणीय दाब पर उबालक तापमान सदैव कम होना चाहिए, और कुछ प्रमुख रेफ्रिजरेंट के उबालक तापमान निम्नलिखित हैं। देखिए,
R11 का उबालक तापमान होता है +23.77, R12 का होता है -29 और R21 का हो रहा है +9, R22 -41 इसका उबालक तापमान होता है, R30 का 39.8, R40 -23.7, R113 +47.6, R717 -33.3 और R744 यानी कि R704 का जो उबालक बिंदु है वह -73.6 और R764 -10 होता है। जमाव तापमान की बात करें तो जमाव तापमान सदैव कार्यकारी वाष्पन तापमान से कम होना चाहिए। तो मानक जमाव तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे कम होता है, जैसे कि R11 का है -111, R12 का है -157.5, R21 का है -135, R22 -160 होता है, R30 का होता है -96.6, R40 की बात करें तो R40 का होता है 97.5, R113 का होता है -35 और R717 का हो जाता है इसका 77.8, R744 का हो जाता है 56.7 माइनस में होगा और R764 का अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -75.6। वाष्पन एवं संघनन दाब के बारे में बात करेंगे तो वाष्पन एवं संघनन दाब सदैव धनात्मक होना चाहिए, इसको आप याद रखेंगे, और वातावरणीय दाब के आसपास होना चाहिए। लीकेज को रोकने के लिए धनात्मक दाब आवश्यक होता है जिससे वायु आर्द्रता निकाय में न प्रवेश करे। इसकी सहायता से लीक परीक्षण भी आसानी से हो जाता है और मानक वाष्पन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा संघनित तापमान +30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इस पर हम जिस पर गणना की जाती है उसकी हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देख चलिएगा प्रमुख आंकड़े निम्नलिखित हैं जो वाष्पन एवं संघनन दाब के हैं। तो देखिए सबसे पहले है रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होंगे। पहला खाना रेफ्रिजरेंट का है, फिर है इवेपोरेटर प्रेशर, और तीसरा है कंडेंसर प्रेशर, और चौथा है हमारे पास कंप्रेसर रेशो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं ध्यान से, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को यह एक नज़र ज़रूर मार लेनी है जो कि हमें यह याद रहे। आगे क्रांतिक ताप एवं दाब की बात करें तो रेफ्रिजरेंट का क्रांतिक ताप वह अधिकतम तापमान होता है जिस पर वह इसका द्रव में संघनन हो जाता है और यह हमेशा संघनन ताप से अधिक होता है। एक बार फिर से देखिएगा, क्रांतिक ताप एवं दाब। तो क्रांतिक ताप क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर का क्रांतिक ताप वह अधिकतम तापमान होता है जिस पर इसका द्रव संघनन हो जाता है। संघनन का मतलब क्या है, कंडेंस हो जाता है। यह हमेशा संघनन ताप में से अधिक होता है। कुछ प्रमुख रेफ्रिजरेंट का क्रांतिक दाब एवं ताप निम्न है। R11 का होता है 198 क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर होता है 43.8। इसी तरीके से R12, R21, R22, R30, R40, R113, R717, R744 और R764, इन सभी का आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को आप एक नज़र जरूर करिए। देखिए बात करते हैं निष्पादन गुणांक एवं आवश्यक शक्ति के बारे में। तो निष्पादन गुणांक एवं आवश्यक शक्ति के बारे में बात करें तो हम देखेंगे -15 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प तापमान एवं 30 डिग्री सेंटीग्रेड संघनन तापमान पर रिवर्स्ड कार्नोट चक्र, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल, उसका सिद्धांत यहाँ निष्पादन गुणांक 5 से 7 होता है उसके सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए सैद्धांतिक निष्पादन गुणांक 5-7 होता है और प्रमुख रेफ्रिजरेंट का निष्पादन गुणांक एवं शक्ति प्रति टन रेफ्रिजरेशन जो है वो निम्नलिखित बताया गया है। कौन कौन से, देखिए R11 में कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है 5.09 और किलोवाट पर, जो देखिए TR क्या है, TR है टन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो R11 का जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो होता है 5.09 और इसमें रेफ्रिजरेंट जो होता है वो होता है 0.694 किलोवाट टन रेफ्रिजरेंट। अब देखिए किलोवाट पर टन रेफ्रिजरेंट में ये सभी वैल्यू दी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो R12 का होता है 4.70 कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि COP, और यहाँ पर किलोवाट पर TR देखें तो यहाँ पर होता है 0.746। R22, R30, R40, R113, R717, R729
और R है 744 और R 764। ठीक है, इनकी हम यहाँ पर गणना कर रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा, एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको बार बार देखने में आसानी रहे। क्लियर है? चलिए बात कर रहे हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी कि एक रेफ्रिजरेंट में सदैव उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा निहित होनी चाहिए। उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण रेफ्रिजरेशन प्रभाव प्रति किलोग्राम में बढ़ोतरी होती है। कैसे? देखिए, फर्स्ट जो इसका कॉलम है वह है रेफ्रिजरेंट, सेकेंड है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट फॉर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्लस के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और किस में होती है? किलो जूल पर केजी में। तीसरा कॉलम देखें तो लेटेंट हीट की बात करी गई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और किस पर है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये भी किलो जूल पर केजी में दिया हुआ होगा। फोर्थ कॉलम है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड पर स्टैंडर्ड टन और किस में है? किलोग्राम पर मिनट में। लास्ट कॉलम देखिएगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट और सर्कुलेटिंग पर स्टैंडर्ड टन एट कितने पर? तो ये देगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है लीटर पर मिनट में। तो R11 की बात करेंगे, R12, R22, R30, R40, R113, R717 है और R744 है, R764 है। ठीक है, इनकी बात करेंगे। इन आंकड़ों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम किस तरीके से है, चाहे आप कॉलम किधर भी बना सकते हैं, लेकिन इन वैल्यू को आपको याद रखना होगा। बात करते हैं विशिष्ट आयतन, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें आसानी से हम देख सकते हैं कि विशिष्ट आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। देखिए, वाष्पन तापमान पर किसी रेफ्रिजरेंट का विशिष्ट आयतन संपीड़क के सैद्धांतिक विस्थापन को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट कॉलम रेफ्रिजरेंट दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब वेपर डिस्प्लेसमेंट फॉर स्टैंडर्ड टू टन ऑफ रेफ्रिजरेंट मीटर क्यूब पर मिनट होता है। इसमें सभी वैल्यू दी गई हैं। R11 जैसे 0.77 का इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट है और ये किस में है? मीटर क्यूब पर किलोग्राम में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी आंकड़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है हमारे पास 15 रेफ्रिजरेंट का रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का रासायनिक गुण क्या क्या हैं? तो प्रमुख गुण तो निम्नलिखित हैं, जैसे ज्वलनशीलता, फ्लेमेबिलिटी, विषैलापन, टॉक्सिसिटी और जल में विलीयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, मिश्रणीय, मिसिबिलिटी और फिर नष्ट होने का गुण जो है रेफ्रिजरेशन का रासायनिक गुण कहलाते हैं। रेफ्रिजरेंट के भौतिक गुण क्या क्या है? रासायनिक गुण तो हो गए, लेकिन भौतिक गुण क्या क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट में हम देखेंगे, एक तो होता है स्थिरता एवं निष्क्रियता, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमेस। नेक्स्ट है संक्षारण गुण, कोरोजन प्रॉपर्टी, श्यानता, विस्कोसिटी, तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी और एक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है लीकेज प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं लीकेज टेंडेंसी और लास्ट है लागत, जिसको बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 3 रेफ्रिजरेंट के बारे में आपने जाना ध्यानपूर्वक। इन टेबल को एक बार आप ध्यान से बना लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम जो है रेफ्रिजरेंट को करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, यह चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल, अगर इस चैप्टर में हैं तो न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होगी।